नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय की व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, दूसरा अध्याय है संस्कृत वर्णमाला। पिछले अध्याय में हमने भाषा के बारे में पढ़ा, व्याकरण के बारे में पढ़ा, उनके भेद के बारे में जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो है वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी और ध्वनि का लिखित रूप जो होगा वह वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो आइए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। यह जो ध्वनि है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है? और ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण हम किसे कहेंगे? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, मुख से उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि, मुख से उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वर्ण कहलाती है। ठीक है? आइए हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, मुख से उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि। ठीक है? मुख से उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है? देखिए, हमने कहा ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि बात करें ध्वनि के लिखित रूप की, तो ध्वनि का लिखित रूप
वर्ण कहलाता है। और यदि आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मुख से उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जो है वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। छोटी से छोटी ध्वनि जो है वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। हम यहां लिख सकते हैं जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि छोटी से छोटी ध्वनि, तो यह छोटी से छोटी ध्वनि कौन सी हो सकती है? यह छोटी से छोटी ध्वनि हो सकती है जैसे अ, ठीक है, अ कॉमा ई कॉमा उ। अब देखिए यहां आपको ध्यान देना होगा, अ के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, अ के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार से ई उ, इन दोनों के टुकड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार से क कॉमा त कॉमा प कॉमा मै आदि। ठीक है। क के कोई टुकड़े नहीं होंगे, त प मै, इन सब के हम टुकड़े नहीं कर सकते। और ऊपर परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि मुख से उच्चारित वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है। तो हमने पढ़ा वर्णों के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम समूह जो होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम समूह जो होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में ये जो वर्ण हैं ये निश्चित क्रम में होते हैं और इन वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला, ठीक है, कहते हैं। इसे आप बिल्कुल सीधे शब्दों में, क्रम को भी हटाकर से सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन, तो ये सभी जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं और इन सब का एक समूह होता है। ये स्वर, स्वर का समूह, व्यंजन, व्यंजन का समूह। तो ये एक व्यवस्थित समूह है जिसकी एक व्यवस्था होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ये वर्णमाला की परिभाषा है। अब मैं बात करूं कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। वर्णमाला में
कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, तो आइए देखते हैं। वर्णमाला में वर्णमाला में वर्णमाला में 13 स्वर। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में 13 स्वरों को, जो संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वरों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 13 स्वरों के बाद में 13 स्वर कॉमा 33 व्यंजन। जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। ठीक है, कितने स्वर? 13, जिनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और वहीं यदि बात की जाए व्यंजन की, तो इसमें 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं, और 2 अयोगवाह भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 33 व्यंजन एवं 2 अयोगवाह को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत वर्णमाला जो है, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह हैं, जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, आइए अब हम चित्रों के माध्यम से संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में, ठीक है, स्वर, संस्कृत में स्वर जो होता है, स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत में स्वर यानी अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में स्वर को क्या कहेंगे? अच कहेंगे। स्वर को क्या कहेंगे? अच। और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन को क्या कहा जाएगा? हल कहा जाएगा। ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है। संस्कृत में स्वर को क्या कहेंगे? अच कहेंगे, और व्यंजन को क्या कहेंगे? हल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है संस्कृत की वर्णमाला पढ़ने की। यह आप जान चुके हैं कि संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। आइए वर्णमाला चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बार जो वर्णमाला में हमें वर्ण दिए गए हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा वर्ण है वह है अ। इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं इसका? अ। ठीक है, ए जो है, ए की हम बात करें तो जैसे अस्वः। ठीक है, अ अस्वः, ये जो है इसका अर्थ होता है अस्वः घोड़ा। अस्वः का क्या अर्थ होगा? घोड़ा। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला पढ़ रहे हैं आप, जिसमें पहला पहला वर्ण जो है संस्कृत वर्णमाला में, यहां हम अच, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? अच, स्वर। ठीक है, ये स्वर हैं। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं?
अच कहते हैं। तो देखिए यहां आप अच पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अच, मतलब है स्वर। ठीक है, तो अच पढ़ेंगे। अच में जो पहला पहला वर्ण है वह है अ। ऐसे यदि शब्द बनने की बात करें, अ वर्ण से कौन सा शब्द बनता है, तो अ वर्ण से शब्द बनेगा अश्वः। अश्वः का अर्थ क्या होता है? अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। तो हमारा पहला पहला जो स्वर होगा वो क्या है? अ। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो हमारा स्वर है वह है आ। इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा? आ। ठीक है, ये इसका उच्चारण किया जाएगा अ। क्या किया जाएगा? अ। और इसका उच्चारण किया जाएगा आ। ठीक है, आ जो है इससे शब्द बनता है जैसे आम्रम। क्या शब्द बनेगा? आम्रम। ठीक है, और आम्रम जो शब्द है, आम्रम शब्द का अर्थ होता है आम। आम्रम शब्द का अर्थ क्या होगा? आम। इसी प्रकार से हमारा अच जो है इसमें अगला वर्ण जो है, ठीक है, अगला वर्ण है वह है ई। अगला वर्ण क्या है? ई। ये ह्रस्व ई है। ठीक है, ये ई है। कौन सी ई है? ह्रस्व। तो ह्रस्व ई, इससे जो शब्द बनता है जैसे इला। क्या? इला। ठीक है, अ आ ई से क्या बनेगा? इला। और इला जो होता है इसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। इला का हम अर्थ देखें तो इला का अर्थ होगा पृथ्वी। ठीक है, अब अगला वर्ण जो है वह है ई। क्या? ई। और ई से शब्द जैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ई सह। क्या बन जाएगा? ई सह। ई सह का अर्थ क्या होता है? भगवान। क्या अर्थ होता है? भगवान। ठीक है, तो अ आ ई। ठीक है, और अगला जो हमारा वर्ण होगा उसे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा अभी अभी बताया, संस्कृत में स्वर जो होते हैं उन्हें अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। और व्यंजन जो होते हैं उन्हें हल कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमने पढ़ा अ आ ई। ठीक है, ई। अब जो हमारा अगला वर्ण है वह है उ। कौन सा है? अगला वर्ण है उ। और इससे शब्द जो बनता है वह बनता है जैसे ओजटम। ठीक है, क्या शब्द बन जाएगा? ओजटम। उसे हमारा शब्द क्या बनेगा? ओजटम। और ओजटम का अर्थ क्या होता है? झोंपड़ी। क्या अर्थ होगा? झोंपड़ी। इसी प्रकार से हमारा अगला वर्ण जो है, अगला वर्ण होगा ऊ। ठीक है, ये ह्रस्व ऊ और ये दीर्घ ऊ। ठीक इसी तरह
ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो इनके उच्चारण में भी यही फर्क होता है, ऊ ऊ। ठीक है, तो इससे जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? ऊर्णा। क्या शब्द बनेगा? ऊर्णा। ठीक है, और ऊर्णा जो है इसका अर्थ क्या होगा? ऊन। क्या अर्थ होगा इसका? ऊन अर्थ होगा। ऊर्णा अर्थ प्रदान करती है ऊन। ठीक है, ओजटम झोपड़ी, ऊर्णा ऊन। अब यदि मैं अगले वर्ण की बात करूं तो हमारा ऊ यानी दीर्घ ऊ के बाद में जो वर्ण आता है वह है री। क्या आता है? री। ठीक है, यह है री। ठीक है, और री से जो शब्द बनता है, री से शब्द बनता है जैसे रिक्शा। ठीक है, री से शब्द बनता है रिक्शा, और जो रिक्शा है इस शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है? भालू। क्या होता है? भालू। ठीक इसी प्रकार से यह है ह्रस्व री, और इसी प्रकार से होती है दीर्घ री। ठीक है, उसे हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, और यह है रिकार। क्या है ये? रिकार। ठीक है, ये री है। री से जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं जैसे रिक्शा, भालू, ये री। ठीक है, रिकार। ठीक, इसके बाद में जो हमारा अगला वर्ण है वह है ऋकार। अगला वर्ण क्या है? री। ये री और ऋकार है। क्या होगा? यहां इसे हम रेड से कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा ऋकार। ठीक है, और ये होगा ऋकार। ऋकार। ठीक है, तो ये हमारा अगला वर्ण था वर्णमाला का। इसके बाद में जो वर्ण आता है वह वर्ण होता है ए। कौन सा वर्ण है? ए। देखिए, ये हमारा वर्ण है ए, और ए से बनने वाले शब्द की बात करें तो ए से बनने वाला जो शब्द है वह है एण। कौन सा? एण, जिसका तात्पर्य होता है हिरण। एण। एण का अर्थ क्या हो जाएगा? हिरण। क्या अर्थ हो जाएगा? हिरण। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा वर्ण आता है वह वर्ण है ऐ। क्या है? ऐ। ऐ जो वर्ण है, ऐ वर्ण से शब्द बनता है जैसे ऐरावत। ठीक है, क्या बनता है? ऐरावत। तो अगला वर्ण हमारा है ऐ। ठीक है, ऐ से बनने वाला शब्द जो होगा वह होगा जैसे ऐरावत। ठीक है, ऐरावत। तो ऐरावत जो है इसका अर्थ हो जाएगा, ऐरावत जानते हो किसे कहते हैं? ऐरावत। ऐरावत इंद्र का हाथी जो है उसका नाम है। ठीक है, तो ऐरावत हो जाएगा इंद्र का हाथी। ठीक है, ऐरावत कौन था? इंद्र का हाथी। तो ऐरावत हो जाएगा इंद्र का हाथी। इसके बाद में जो हमारा
वर्ण आता है, वर्णमाला के इसी क्रम में चलते हुए अगला जो हमारा वर्ण है वह होगा ओ। कौन सा वर्ण है? ओ। इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और ओ से जो बनने वाला शब्द होगा वह होगा जैसे औ कह, ठीक है, औ कह। और औ कह से तात्पर्य क्या होगा? औ कह का अर्थ क्या है? घर। औ कह का अर्थ क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, ठीक है, घर। और ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा जो वर्ण है, अगला हमारा जो अच है, अगला स्वर जो है वह होगा औ। औ जो है, औ का अर्थ जो होता है, औ जो होता है इससे बनने वाला जो शब्द होगा जैसे औषधम, क्या हो जाएगा? औषधम। तो देखिए अगला हमारा जो स्वर है वह है औ, ठीक है। औ जो है इससे बनने वाला शब्द हो जाएगा जैसे औषधम, क्या हो जाएगा? औषधम। और औषधम जो शब्द है इसका अर्थ होता है दवाई। औषधम शब्द का अर्थ क्या है? दवाई। क्या हो जाएगा? दवाई। इस प्रकार से ये ओ, औषधम और दवाई। इसके बाद में नंबर आता है अंग, जो अयोग वहां में शामिल होता है। तो अंग जिससे शुरुआत होती है अंशुमान है, तो ये है अंग। इससे शब्द बनने की बात करें तो इससे शब्द बनेगा जैसे अंशुमान है, ठीक है, अंशुमान, ठीक है। और अंशुमान जो है, अंशुमान का अर्थ क्या है? सूर्य। अंशुमान का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य। और दूसरे नंबर का अयोग वह है, वह है अह, ठीक है। दूसरे नंबर का अयोग वह कौन सा है? अह। इस प्रकार से, ठीक है। इसमें यदि शब्द बनने की मैं बात करूं तो शब्द जैसे नमः, क्या हो जाएगा? नमः। तो ये जो मैं में लगा हुआ है इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं। ये अयोग वह है, तो नमः। और नमः का अर्थ होता है नमस्कार। नमः का अर्थ क्या होता है? नमस्कार, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने शुरुआत की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। मुख से उच्चारित वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो उसे हम वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, च, प, म आदि। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्णमाला जो है उसमें अच और हलों को शामिल किया जाता है। संस्कृत में अच जिसका अर्थ स्वर होता है और हल जिसका अर्थ व्यंजन होता है। संस्कृत में कुल 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह को वर्णमाला में शामिल किया गया है। इसके बाद में हमने चित्र सहित वर्णमाला का अध्ययन किया। आशा करता हूं समझ आया होगा। नमस्कार। आइए अब हम आगे देखते हैं।